नमस्कार दोस्तों, एमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाचन तंत्र के बारे में चर्चा कर लिया था, लेकिन आज हम एक नए डायग्राम के साथ है जिसका नाम है मनुष्य का श्वसन तंत्र। इसके बारे में बता देते हैं कि मनुष्य के श्वसन तंत्र से कई बार बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है कि श्वसन तंत्र का या तो नामांकित चित्र बनाइए, और दूसरा प्रश्न पूछा गया श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र के साथ श्वसन क्रिया का वर्णन करें। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे और साथ में यहां से बनने वाले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड में कि मनुष्य में श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए दोस्तों, बोर्ड में बहुत बार प्रश्न पूछा गया श्वसन तंत्र, जस्ट एक श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है और साथ में इसका नामकरण कर देना है, और इसी नामकरण करके इसके पार्ट्स का नामकरण करके आप बोर्ड में 5 नंबर ला सकते हो। 5 नंबर का प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में। देखिए यहां पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा, यह है मनुष्य का श्वसन तंत्र। यह मनुष्य है ना, आपको कुछ और तो नजर नहीं ना आ रहा है। चलिए मनुष्य के श्वसन तंत्र का चित्र दिया हुआ है, जिसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा नासिका वेश्म। दोस्तों अगर आपको चित्र बनाने आता है तो चित्र के साथ साथ इसका नामकरण भी जरूरी है। कुछ बच्चे चित्र तो बनाना सीख जाते हैं, लेकिन साथ में इसका नामकरण उनको करने ही नहीं आता है। कौन सा पार्ट्स कहाँ है इसका नामकरण करने नहीं आता है। तो चलिए हम लोग नामकरण करना सीखेंगे और यहीं पर इसको याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट होता है नासिका वेश्म। नासिका वेश्म, नासिका वेश्म यानी नाक। उसके बाद में नासिका वेश्म आगे चल के नली में होता है जिसका नाम है ग्रसनी। क्या नाम है? ग्रसनी। ग्रसनी आप लोग जानते हो कि जब आप मुख से भी भोजन करते तो वह भी ग्रसनी से जुड़ा होता है। उसी प्रकार श्वसन तंत्र में नासिका वेश्म के बाद में जो हवा जाता है किसमें जाता है? ग्रसनी में। कहा जाता है? ग्रसनी में। अब ग्रसनी आगे चल के 2 भागों में खुलता है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर ग्रसनी है तो ग्रसनी आगे चल के 2 भागों में खुलेगा। एक होता है जिस तरह भोजन जाता है उसको कहते हैं निगल द्वार, और एक होता है जिस तरह वायु जाता है इसको कहते हैं कंठ द्वार। हम लोग श्वसन में किसको लेते हैं? वायु को नहीं सांस के रूप में लेते हैं। तो वायु जाने का कोई रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ग्रसनी आगे चलकर कंठ द्वार में खुलता है। तो सबसे पहला हो जाएगा नासिका वेश्म, दूसरा का नाम क्या है? ग्रसनी, तीसरे का नाम क्या है? कंठ। कंठ द्वार क्या है? कंठ द्वार। अब चलिए यही कंठ द्वार आगे चल के निर्माण करता है एक और भाग जिसका नाम है ट्रैकिया। क्या नाम है? ट्रैकिया। ट्रैकिया यहां पर होता है। ट्रैकिया में क्या होता है आप लोग आगे चलिए कि चर्चा करेंगे इसमें कि ट्रैकिया में उपास्थि से बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। वैसे ट्रैकिया की लंबाई लगभग में 11 सेंटीमीटर के आसपास में होता है, और ट्रैकिया में उपास्थि से बने अपूर्ण वलय। उपास्थि मतलब जो पूर्ण रूप से हड्डी नहीं होता है, कार्टिलेज होता है, और अपूर्ण वलय का मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर तो होगा, रिंग यानी अंगूठी लाइक स्ट्रक्चर तो होगा, लेकिन बीच में से क्या होगा? टूटा होगा। इसी क्या कहते हैं? अपूर्ण वलय। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? उपास्थि से बने अपूर्ण वलय। इसका भी रोल होता है दोस्तों। अगर यह उपास्थि से बने अपूर्ण वलय नहीं रहेगा ना तो हमारा यहीं पर कंठ जो हो जाएगा पिचक जाएगा। जैसे हम सिर नीचे करेंगे तो कंठ पिचक जाएगा। तो क्या आप लोग सांस ले पाइएगा? नहीं ले पाइएगा। तो देखिए सबसे पहले नासिका वेश्म, नासिका वेश्म के बाद में ग्रसनी, ग्रसनी आगे चल के किसमें खुलता है? कंठ द्वार में। कंठ द्वार के बाद में क्या है? श्वास नली, या फिर इसी को क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। श्वास नली या ट्रैकिया। अब देखिए यही ट्रैकिया आगे चल के 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे ट्रैकिया आगे चल के 2 भागों में विभाजित होता है, इस भाग को कहते हैं ब्रोंकस। इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकस। देखिए दोस्तों हम पार्ट्स का नाम इसलिए याद करवा रहे हैं क्योंकि पार्ट्स का नाम याद करना जरूरी है, क्योंकि 5 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले नासिका वेश्म, नासिका वेश्म बाद ग्रसनी, ग्रसनी आगे चलकर कंठ द्वार में खुलता है, कंठ द्वार आगे चलकर ट्रैकिया में खुलता है। ट्रैकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर के आसपास में होता है। 11 सेंटीमीटर के आसपास में इसमें उपास्थि से बने अपूर्ण वलय पाया जाता है जो इसको पिचकने से बचाता है, और साथ में ट्रैकिया आगे चल के 2 भागों में विभाजित होगा, इसको कहते हैं ब्रोंकस। जैसे 2 भाग में देखिए ट्रैकिया आगे चल के जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ, इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकस। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। अब यह ब्रोंकस आगे चल के बहुत सारे भागों में विभाजित होता है, इसको कहते हैं ब्रोंकिओस। क्या कहते हैं? ब्रोंकिओस। यानी ब्रोंकस आगे चल के बहुत सारे भागों में विभाजित होते नजर आता है, इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकिओस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकिओस कहते हैं। ब्रोंकियोस, इसको कहेंगे ब्रोंकियोस। देखिए यहाँ पर ये वाला भाग क्या आ जाएगा? इसमें इस देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं ब्रोंकियोस। अब देखिए ब्रोंकियोस के ऊपर एक गुंबद जैसी रचना होती है जिसको कहते हैं वायु कोष्ठिका। देखिए दोस्तों जो हम सांस लेते हैं नासिका वेश्म से स्टार्ट होगा, मुख नासिका वेश्म से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए, कंठ द्वार से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंकस से होते हुए, ब्रोंकियोस से होते हुए इसी वायु कोष्ठिका में जाके वायु जमा हो जाता है। समझ में आ रहा है? वायु कोष्ठिका इसी में जाके जमा हो जाता है, वायु कोष्ठिका में जाके हवा जमा हो जाता है। आप लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले लगभग में 2020 के आसपास में एक वायरस आया था जिसका नाम था कोरोना वायरस।
कोरोना वायरस जो था इसी वायु कोशिका को जाकर जाम कर दे रहा था, और जाम कर दे रहा था यानी ऑक्सीजन का जगह वो ले रहा था, तो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रहा था सही से, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। धीरे धीरे जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था तो शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं हो रहा था, और ऊर्जा का निर्माण नहीं होता, धीरे धीरे इंसान क्या हो जा रहा था, डेड कर जा रहा था। समझ में आ रहा है? तो कम से कम श्वसन तंत्र के पार्ट्स का नाम आप लोग को याद हो रहा होगा। सबसे पहले नासिका में ग्रसनी के बाद में कंठ द्वार के बाद में यहाँ पर श्वास नली, ट्रैकिया आगे चल के दो भागों में जिसको क्या कहते हैं, ब्रोंकस आगे चल के बहुत सारे भागों में ब्रोंकियोस के ऊपर क्या आता है, वायु कोशिका। इसको क्या कहते हैं, दूगो जो है इसको कहते हैं फेफड़ा। क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। आप लोग सोचते हो कि मानव किसके द्वारा सांस लेता है, तो बोलता है, कोनो बोलता है नाक द्वारा, नाक बंद कर दो तो मुंह द्वारा सांस ले लोगे ना, तो मुख द्वारा होगा, नहीं, यह मार्ग है, सांस लेने का मार्ग है। लेकिन मेन जो हम श्वसन करते हैं, श्वसन करने में जो सहायता करते हैं, जो सांस लेते हैं, वह लेते हैं फेफड़ा के द्वारा लेते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, फेफड़ा। फेफड़ा समझ में आ रहा है? अब फेफड़ा इसको कहेंगे फेफड़ा। अब फेफड़ा के बीच में यहां पर पाया जाता है दिल, जिसको हृदय कहते हैं, हृदय या हार्ट कहते हैं। तो फेफड़ा के बीच में किसका स्थान है, हृदय का स्थान है। किसका स्थान है, हृदय का स्थान है। और यहाँ पर नीचे पाया जाता है डायफ्राम। डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल होता है, आगे चलकर हम समझेंगे। तो नीचे क्या होता है, डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम। हमको लगता है दोस्तों आप लोगों को पार्ट्स का नाम याद हो गया होगा। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। हमारा टॉपिक है, सबसे पहले श्वसन तंत्र होता क्या। सबसे पहले 5 नंबर वाले प्रश्न को क्लियर कर देते हैं कि आखिरकार श्वसन तंत्र है क्या, इसका परिभाषा क्या लिखेंगे हम। देखिए हुआ, आप लोग इसमें बहुत सारे पार्ट्स का नाम याद करें, क्या 4-5 पार्ट्स का नाम याद होगा? बिल्कुल याद होगा। जैसे नासिका बेस में आपको याद है, ग्रसनी याद है, कंठ द्वार याद है, ट्रेकिया याद है, ब्रोंकस याद है, ब्रोंकियोस याद है, फेफड़ा याद है। 4-5 को नाम ले लीजिएगा। जिससे मनुष्य में नासिका बेस, ब्रोंकस, ट्रेकिया, ब्रोंकियोस, वायु कोशिका, फेफड़ा, इन सभी के सम्मिलित रूप को यानी आदि के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे वर्ड आ जाए तंत्र, तंत्र जो होता है एक सिस्टम जैसे कार्य करता है, सिस्टम जैसे कार्य करता है। सिस्टम मतलब कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स जुड़े होंगे, लेकिन सभी का मेन वर्क होता है, वह वर्क होता है श्वसन क्रिया में सहायक होता है। जैसे यहां पर नासिका बेस में ग्रसनी बहुत सारे भाग है, लेकिन सभी का मेन काम क्या है, सभी का मेन वर्क यही है कि सभी मिलकर किस क्रिया में सहायक होता है, श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। जैसे दोस्तों हम ही लोग एमर्स क्लासेज को चला रहे हैं, तो क्या एमर्स क्लासेज एक टीचर की वजह से चल रहा है? नहीं, हमारे में बहुत सारे टीचर जुड़े हैं। जैसे कि हमारे अजमत सर जुड़े हुए हैं, अमृत सर जुड़े हुए हैं, हम हैं, आप जुड़े हुए हो, और इन सभी कोई मिलकर हम किसको चलाने का कार्य कर रहे हैं, एमर्स क्लासेज को चलाने का कार्य कर रहे हैं। यानी एमर्स क्लासेज भी एक सिस्टम जैसे ही कार्य कर रहा है। अगर इनमें से अगर आप नहीं रहिएगा तो यह एमर्स क्लासेज नहीं चल पाएगा दोस्तों। अगर अमृतसर नहीं रहेगा तो नहीं, अमृतसर नहीं रहेंगे तो यह एमर्स क्लासेज नहीं चल पाएगा। समझ में आ रहा है? यानी इस भाग में से भी अगर कोई भाग अब्सेंट हो जाए तो श्वसन क्रिया बढ़िया से नहीं हो पाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो श्वसन तंत्र क्या है, 4-5 को नाम याद रखिएगा। मनुष्य में नासिका बेस, ग्रसनी, कंठ द्वार, श्वास नली, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोस आदि के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र के बारे में समझ गए होगा। लेकिन कभी कभी बोर्ड में प्रश्न पूछाता है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए और साथ में श्वसन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो चलिए अब श्वसन क्रिया के बारे में समझते हैं। लेकिन श्वसन क्रिया को समझने से पहले सबसे पहले समझ लेते कि श्वसन होता क्या, श्वसन है क्या। तो यहां पर एक परिभाषा को आप लोग देख रहे होंगे। यहां पर परिभाषा है, बृहत रूप से श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं, उन सभी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए एक बार परिभाषा रिपीट करते हैं। बृहत रूप से श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं, यानी इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं और इन सभी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिनका मेन मकसद है शरीर में ऊर्जा का निर्माण करना। श्वसन का मेन वर्क क्या है, शरीर में ऊर्जा का निर्माण करना। तो श्वसन का संबंध क्या है, ऊर्जा निर्माण से है। जैसे आप लोग पूछे पाचन तंत्र, पाचन क्रिया का संबंध क्या था, भोजन के पाचन से था। उसी प्रकार श्वसन का संबंध क्या है, ऊर्जा निर्माण से। और इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है और उन सभी प्रक्रियाओं को भी हम लोग को समझना है कि आखिर श्वसन की क्रिया कैसे होता है। तो श्वसन क्रिया से भी बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है। आप लोग
सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा, पूरा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो श्वसन क्या है समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं श्वसन क्रिया के बारे में कि आखिरकार वह सभी प्रक्रिया क्या है, यानी श्वसन की क्रिया क्या है। प्रश्न बनता है ना कि आखिरकार कैसे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, कैसे हम एनर्जेटिक उतना फील करते हैं। आप भी एनर्जेटिक होकर फील कर रहे होंगे, अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। हम दोस्तों बोलते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि सर है सर को सपोर्ट करते, नहीं दोस्तों। हम नहीं चाहेंगे कि आप अपने टाइम को वेस्ट करके आप हमको सपोर्ट कीजिए। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो सिर्फ पढ़ने के नजरिए से देखिएगा। अगर पढ़ने के नजरिए से अगर आप इस वीडियो को देख नहीं रहे हो तो दोस्तों आप यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्लीज आप इसको डिलीट कर दीजिएगा, फिर इसको अलग कर दीजिएगा, अलग स्लाइड कर दीजिएगा, इसको नहीं देखिएगा वीडियो। लेकिन आपको बोर्ड में बढ़िया नंबर लाना है, अगर आपको बोर्ड में 90+ लाना है या फिर 100 में 100 लाना है तो इस वीडियो को इसी नजरिए से देखिएगा कि हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे। बहुत सारी अफवाहें चल रही है कि ऑनलाइन में कुछ नहीं होता है, लेकिन हम बोलते हैं ऑनलाइन में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। हम 10वीं जो पास किए हैं ऑनलाइन से पढ़े हुए हैं, हमारे भी गुरु रहे ऑनलाइन में, टीचर रहे हैं जो हमको मन से पढ़ाए हुए हैं, उनसे पढ़े हैं। साइंस हम उन्हीं से पढ़े थे। 10वीं में कोरोना काल था, हम कोई चारा ही नहीं था, ऑनलाइन पढ़ के हम भी साइंस में 90+ स्कोर किए हैं दोस्तों। तो ऑनलाइन आपके लिए खराबी नहीं है, ऑनलाइन का सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना खराबी है। अगर आप सदुपयोग कर रहे हैं, पढ़ने के लक्ष्य से पढ़े हो तो ये आपके लिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यह आपकी कमी को पूरा करेगा। समझ में आ रहा है। जैसे टीचर कभी कभी क्या होता है, क्लास में पढ़ाते रहता है, हमारा दिमाग इधर चला जाता है, फिर क्लास किसी वजह से अटेंड नहीं करते। यहाँ पर आके देख सकते हो, हम पढ़ाएंगे। और मेरा सीरीज चल रहा है, हम पूरा 100 मार्क्स का तैयारी कराने वाले हैं इस बोर्ड पर। आप देखिएगा अगले 6 महीने के बाद में 100 मार्क्स का तैयारी कराएंगे इस बोर्ड पर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो 100 मार्क्स का अगर तैयारी करना है, 100 में 100 लाना है साइंस में, तो आपको सिर्फ हमारे वीडियो को फॉलो करते चलना है। मन मार के बैठ जाइए टेबल या कुर्सी पर, हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों हम जरूर पूरा करेंगे, हम अपने वादे को हमेशा पूरा करते हैं। हमसे जितना भी बच्चा जुड़ा हुआ उसको पता है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, हम अपने वादे को पूरा करते हैं, हम डटे रहते हैं। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो विश्वास जरूर जमाइए दोस्तों, हम इसको जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और समझते हैं श्वसन क्रिया के बारे में कि आखिरकार श्वसन क्रिया कैसे होता है। देखिए, तो यहां से पूछा था कि मनुष्य में श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और साथ में श्वसन क्रिया का वर्णन करिए। देखिए, श्वसन क्रिया जो होता है, मनुष्य में श्वसन क्रिया 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है। मनुष्य में श्वसन क्रिया कितने क्रियाओं का सम्मिलित रूप है? 2 क्रियाओं का। पहले का नाम है प्रश्वास, 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, जिसमें पहले का नाम क्या है? प्रश्वास। दूसरे क्रिया का नाम है उच्छ्वास। उच्छ्वास, देखिए बुआ, बोर्ड में आपको इसका 3 नाम देखने को मिलेगा। पहले क्रिया का नाम क्या है? प्रश्वास। दूसरे का नाम है उच्छ्वास। इसका दूसरा नाम है, इसको कहते हैं इंग्लिश में इंस्पायरेशन। प्रश्वास को क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन। और इसी को इंग्लिश में, उच्छ्वास को कहते हैं इंग्लिश में एक्सपायरेशन। तीनों नाम आपको जानना जरूरी है। इसको कहते हैं एक्सपायरेशन, इसको कहते हैं, इसका एक और नाम है जिसका नाम है निश्वसन। निश्वसन, और इसको कहते हैं निश्वसन। निश्वसन, देखिए आपको यह तीनों नाम जानना जरूरी है। इसका नाम है प्रश्वास को इंस्पायरेशन भी कहते हैं या फिर इसी को निश्वसन कहते हैं। उच्छ्वास को एक्सपायरेशन कहते हैं या फिर इसी को निश्वसन कहते हैं। कभी कभी बोर्ड में इसका नाम अलग अलग देता है, लेकिन आप इंग्लिश वर्ड ज्यादातर याद रखिएगा, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, क्या कि इंग्लिश में भी प्रश्न रहता है बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं मनुष्य में श्वसन क्रिया कर में। तो मनुष्य में श्वसन क्रिया 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहले का नाम है प्रश्वास और दूसरे का नाम है उच्छ्वास। अब चलिए थोड़ा समझते हैं प्रश्वास के बारे में। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य क्या करता है, बाहरी वातावरण से वायु को ग्रहण करता है। आप लोग भी ग्रहण करते होंगे ना, अरे सांस लेते हो ना। चलिए, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है कि नहीं करता है? हमारे चारों तरफ क्या वायुमंडल है, और वायुमंडल से क्या वायु को ग्रहण करते हैं। यह वायु नासिका वेश, जैसे बाहर वायु है और यह वायु नासिका वेश से होते हुए, ग्रेसनी से होते हुए, ब्रोंकस से होते हुए, ब्रोंकियोस से होते हुए किसमें जाकर जमा हो जाता है? वायु कोष्ठिका में जमा हो जाता है। यानी आप जो सांस लेते हो, यानी मनुष्य में सांस लेने की प्रक्रिया को, एक तो सांस लेते हो,
अरे क्या करते हो, सांस छोड़ते हो? ऐसा क्यों नहीं कि आप सांस लेते रह जाते हो और सांस छोड़ते नहीं हो, ऐसे तो मर जाइएगा आप। तो मनुष्य में सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। मनुष्य में सांस लेने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहते हैं। और वही जब सांस लेने के बाद हम सांस छोड़ते भी है तो मनुष्य में सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। तो यह नॉर्मल प्रश्वास और उच्छ्वास के बारे में बता देते हैं कि मनुष्य में सांस लेने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रश्वास, मनुष्य में सांस छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं उच्छ्वास। देखिए, लेकिन सांस प्रश्वास में भी बहुत सारी प्रक्रिया होता है। सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, मनुष्य बाहरी वातावरण से वायु को ग्रहण करता है। मनुष्य बाहरी वातावरण से किसको ग्रहण करता है? वायु ग्रहण करता है। किसके माध्यम से? नासिका वेशम के माध्यम से। और इस वायु में देखिएगा तो परसेंटेज मतलब 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। 21% क्या होता है? 21% ऑक्सीजन होता है। और 0.03% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ध्यान सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा। मनुष्य बाहरी वातावरण से वायु को ग्रहण करता है जिसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह वायु नासिका वेशम से होते हुए ग्रसनी से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, कंठ द्वार से होते हुए, ब्रोंकस से होते हुए, ब्रोंकियोल से होते हुए वायु कोशिका में जाके जमा हो जाता है। यह वायु किस में जाके जमा हो जाता है? नासिका वेशम से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल वायु कोशिका में क्या होता है? जमा हो जाता है। देखिए, यह वायु कोशिका रहता है, नासिका वेशम से ट्रैकिया से वायु कोशिका में क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। लेकिन क्या जमा होने के बाद में भी प्रश्वास की क्रिया पूर्ण हो जाता? नहीं। जब वायु कोशिका में जाके जमा हो जाता है, तो यहां से यह कहां प्रवेश करता है? रक्त केशिकाओं के माध्यम से। केशिकाओं जो होता है, पतला छिद्र होता है, तो रक्त केशिकाओं के माध्यम से यह किसमें प्रवेश करता है? ब्लड में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? ब्लड में। देखिए, तो यह वायु कोशिका से किसमें प्रवेश करेगा? रक्त केशिकाओं के माध्यम से ब्लड में प्रवेश करता है। और देखिए, हम लोग जानते हैं ब्लड यानी रक्त में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। थोड़ा इस हीमोग्लोबिन के बारे में चर्चा कर देते हैं। हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपका रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आप कहीं पर हाथ कट गया होता है तो वहां पर रक्त निकलता है कि नहीं निकलता है? उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। लेकिन हीमोग्लोबिन के पास एक और पावर होता है। इसके पास यह क्षमता होता है कि यहाँ पर जो वायु कोशिका में ऑक्सीजन है ना, जो ब्लड में चला गया है, तो ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन में यह क्षमता होता है कि यह ऑक्सीजन को संयोजन करने की क्षमता होती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को संयोजन करता है। आपको बता देते हैं कि हीमोग्लोबिन के एक अणु में ऑक्सीजन के 4 अणुओं को संयोजन करने की क्षमता होती है। ऑक्सीजन कितने अणु को संयोजन करने की क्षमता होती है? 4। तो यह हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का संयोग करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर किससे मिलकर बना हुआ? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। जब यह हीमोग्लोबिन शरीर के प्रत्येक कोशिका तक जाता है तो कोशिका के बाद में सबसे पहले जाएगा कोशिका द्रव में, और कोशिका द्रव के बाद में जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वही माइटोकॉन्ड्रिया जिसके बारे में आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सीधे ऊर्जा के निर्माण के बारे में पढ़े थे, लेकिन आज समझ रहे हो ना कि ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो भोजन आप लोग पचाए थे ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से ग्लूकोज जाके बैठा रहता है। पहले से ग्लूकोज रहता है पाचन के बाद में। भोजन के पाचन के बाद में भोजन किस रूप में बदलता है? ग्लूकोज के रूप में। आप लोग पढ़े होंगे कि ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन भी कहा जाता है। तो जब यह ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया प्रवेश करता है तो ग्लूकोज के साथ मिलकर वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद में वहां पर किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। देखो कितना लंबा प्रोसेस है ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया में। कितना लंबा प्रोसेस है कि सबसे पहले मनुष्य जो होता है बाहरी वातावरण से वायु को ग्रहण करता है। इस वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और यह वायु नासिका वेशम से होते हुए ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल से होते हुए वायु कोशिका में जमा जाता है। वायु कोशिका के बाद में कहां प्रवेश करता है? ब्लड में प्रवेश करता है। ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन
इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के प्रत्येक कोशिका तक करता है। अब प्रत्येक कोशिका के बाद में जाता है कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव के बाद में किसमें जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है? कोशिका के अंदर ग्लूकोज रहता है। अब ग्लूकोज का क्या होता है? यहाँ पर विखंडन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और इसी ऑक्सीकरण के बाद में शरीर में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा यानी एनर्जी का निर्माण होता है। तो आप लोग जो सीधे समझ रहे थे कि श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप करते हैं, वे सभी प्रक्रिया क्या है? समझ में आ गया? ये सभी प्रक्रिया है कि कोशिका के अंदर जाने के बाद में ऊर्जा का निर्माण होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, और जिसके बाद में वहां पर ऊर्जा का निर्माण तो होता है, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं तो छोड़ते किसको है? कार्बन डाइऑक्साइड को। अभिक्रिया के बारे में क्या पढ़े हो कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उससे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। देख रहे हैं ना, यहाँ पर ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, लेकिन निर्माण किसका हो रहा है? एक नए पदार्थ का, भिन्न गुण वाले पदार्थों का, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या जल है? क्या ऊर्जा है? नहीं है, लेकिन निर्माण हो रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का। तो क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन को ऑक्सीकरण भी होता है, लेकिन यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिसका में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन ऊर्जा के निर्माण के साथ साथ यहाँ पर किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना भी क्या है? शरीर से जरूरी है। जो कौन सी प्रक्रिया द्वारा निकालते हैं? एक्सपायरेशन द्वारा। आप लोग सांस के रूप में किसको उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन को, लेकिन छोड़ते किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो चलिए अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? पुनः शरीर के ऊतकों में चला जाता है, ब्लड के माध्यम से। ऊतक से कहां तक आएगा? फेफड़ा में आएगा। अब फेफड़ा के बाद में क्या कर दिया जाएगा? निष्कासन कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? नासिका बेस में उसको क्या कर दिया जाएगा? उच्छ्वास प्रक्रिया द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। उच्छ्वास प्रक्रिया तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार मनुष्य में किसकी प्रक्रिया पूर्ण होती है? श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। तो एक झटके में इसको समझ लेते हैं कि मनुष्य नासिका बेस में से वायु को ग्रहण करता है, जिस वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह वायु नासिका बेस में होते हुए ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकस से होते हुए ब्रोंकियोल से होते हुए वायु कोशिका में जाता है। वायु कोशिका से किसमें प्रवेश करता है? ब्लड में। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा प्रवेश करता है। अब ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के प्रत्येक कोशिका तक करता है, जिसके द्वारा शरीर में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऊर्जा के निर्माण के साथ साथ यहाँ पर किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः ऊतक द्वारा फेफड़ा में लाया जाता है। फेफड़ा द्वारा किसको? नासिका बेस में इसको बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार मनुष्य में श्वसन क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। इस प्रकार मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब सोचेगा कि प्रश्वास उच्छ्वास क्या है, तो आप बोल दीजिएगा, नॉर्मल बोल देते हो कि मनुष्य में सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास। अगर सांस ले रहे तो इंस्पायरेशन, सांस ले रहे तो इंस्पायरेशन, यानी मनुष्य में सांस लेने की प्रक्रिया को प्रश्वास, और सांस छोड़िएगा तो क्या कहेंगे? एक्सपायरेशन। यानी मनुष्य में सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। लेकिन जब हम सांस को छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ने के बाद में इसका जो परसेंटेज रेशियो रहता है वायु का, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यह सांस लेने के दौरान होता है। 0.03% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यह सांस लेने यानी इंस्पायरेशन के दौरान होता है। लेकिन जैसे हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ने के दौरान जो 78% नाइट्रोजन है, 78% लेते हैं, सांस छोड़ने के दौरान 78% नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं। यानी जितना लेते हैं नाइट्रोजन को उतना छोड़ देते हैं, क्या कि नाइट्रोजन का हम उपयोग थोड़ी ना करते हैं। लेकिन फर्क दिखता है ऑक्सीजन में। देखिए यहाँ पर क्या किया, हम ऑक्सीजन का उपयोग किए हैं और छोड़े किसको है? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसकी मात्रा में कमी आती है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तो 21% सांस लेने के दौरान, लेकिन जैसे हम छोड़ते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होकर 21% से लगभग में 17% के आसपास में बचता है। 17% यानी 16.4 या 17% के आसपास में बचता है। समझ में आ रहा है? लेकिन किसकी मात्रा बढ़ोतरी हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। जो यह 0.03% है, यह बढ़ के कितना परसेंट हो जाता है? लगभग में 4% के आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। यानी मनुष्य में सांस लेते तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, छोड़ते थे किसको? छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो क्या दोस्तों यह बातें समझ में आ गई है? अब चलिए थोड़ा अब अगले वीडियो के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे हम अगले वीडियो में वैसे चर्चा करने वाले थे परिवहन तंत्र के बारे में, हृदय के बारे में, लेकिन हम परिवहन तंत्र के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को ला रहे हैं जो इस वक्त आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसका नाम है ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क।
देखते हैं कि कुछ लड़के बड़ा जल्दी इमोशनल हो जा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी के बहकावे में बड़ी तेजी से पड़ जा रहे हैं और स्वयं का फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि हम जीवन में क्या करें। किसी के डर के वजह से वह अपने जो मन कर रहा है उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी के गलत सजेशन के वजह से आप सही निर्णय को नहीं ले पा रहे हैं। जैसे विद्यार्थी जीवन में आपका सबसे ज्यादा अगर जरूरी कोई काम है तो पढ़ना। आप कहीं से भी पढ़िए, पढ़ना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग अलगे तरीके से भ्रम फैला रहे हैं कि पढ़ाई कैसे करना चाहिए। क्या पढ़ाई किसी एक जगह बैठ के करना चाहिए? क्या वैसे पढ़ाई करना तो आप लोग घर पर बैठ के पढ़ लेते, लेकिन टीचर के पास आप क्यों जाते हो? क्योंकि आपको पता है कि जब आप टीचर के पास जाइएगा ना तो उनको पढ़ाने का तरीका मालूम है, आपको पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है। लेकिन हम ये भी समझाएंगे अगले डायग्राम में, ह्यूमन ब्रेन में, कि आखिरकार कैसे बच्चे इमोशनल होते जाते हैं, कैसे किसी के बहकावे में पड़ते जाते हैं, कैसे अपने दैनिक जीवन के कार्यों को इग्नोर करके कोई और कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, और कैसे इंसान कभी कभी डिप्रेशन में भी चला जाता है, कैसे अपने एग्जाम में कैसे बढ़िया नंबर लाए, इसके बारे में समझेंगे और बहुत सारे डिसिप्लिन पर भी चर्चा करेंगे। अगर अगला वीडियो अगर आप देखते हो किसी भी तरीके से, तो हम उम्मीद दिलाते हैं कि अगला वीडियो में हम बहुत सारी अच्छी बातों को सीखेंगे और अगला वीडियो आपके 6 महीना को बहुत बढ़िया से डिसाइड कर देगा कि आगे हम 6 महीना क्या करने वाले, क्योंकि अभी आपका मेन फोकस होगा एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना। आप 8वीं 9वीं तक क्या किए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10वीं का एग्जाम और 10वीं का रिजल्ट आपका सब देखता है। आप ही देखिएगा, आपका फैमिली भी इंतजार करते रहेगा। समझ में आ रहा है? तो 10वीं की रिजल्ट बहुत मायने रखता है। आपको समाज किस प्रकार ट्रीट करता है वो 10वीं के रिजल्ट से ही पता चलता है। और हम कैसे बढ़िया मार्क्स लाए, कैसे अपने ब्रेन पर कंट्रोल करें, क्योंकि ब्रेन ही सब कुछ है, ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होता है। कैसे हम इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे अपने गुस्सा, क्रोध या फिर चाल चलन को कैसे सही करें, इन सभी पर भी चर्चा करेंगे। कैसे इस एज में, जो कि आप लोगों का एज है किशोरावस्था वाला, कैसे इस एज में बच्चे बहक जाते हैं गलत संगति में पढ़ के या फिर गलत राय में पढ़ करके, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अगले वीडियो का इंतजार जरूर कर रहे होंगे। अगर आपको अगले वीडियो का इंतजार है तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, जी सर हमको अगले वीडियो का इंतजार है। उम्मीद रखिए जब अगला वीडियो आएगा तो अगला वीडियो के बाद में जो भी आपके अंदर अफवाहें फैल रही है कि एमर्स क्लासेज किसी को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, अगले वीडियो में यह जरूर क्लियर हो जाएगा कि हम बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर बच्चों के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। अरे हम रोहित सर है, समझ लीजिए बाबा। मान लीजिए कि आज आप हमसे पढ़ रहे हो, लेकिन क्या इस क्षेत्र में ऐसा बच्चा है कि जो हमसे नहीं पढ़ रहा है, उनको सारा कंटेंट नहीं मिल पाता है, या फिर हो सकता है कि फ्यूचर में कहीं पर कोई बच्चा पढ़ रहा है जिसको उतना बढ़िया कंटेंट ना मिले, तो उसी लेके तो बना रहे वीडियो कि फ्यूचर में जो देखे इसको काम दे। रोहित सर, ये हो सकता है कि हम अगले साल से यहाँ पर ना पढ़ाए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 6 मंथ में अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो इस लाइन को त्याग करेंगे। लेकिन मेरा वीडियो हमेशा रहेगा, यूट्यूब पर रहेगा। बहुत सारे बच्चे